कुछ समय पहले दक्षिण दिशा की ओर से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी। जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिरकार वो पक्षी कौन है। सेवक महल से बाहर आया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वो मन ही मन में सोच रहा था, महाराज भी बड़े अजीब हैं। इतनी रात को मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आखिरकार उन्होंने कौन पक्षी की आवाज सुनी थी। क्या ही बोलूं। तभी सेवक को किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। वो ये आवाज सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। Use tips the balance in favor of fair use. बुद्धि की परीक्षा। चंद्रपुर राज्य में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो कथा सुनाकर, धार्मिक कार्य कराकर उसे जो भी धन मिलता उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा, 2 बेटे और 1 बेटी थी। सीता का विवाह सर पर आ गया है। घर में एक पैसा भी नहीं है। समझ नहीं आता कि ऐसी हालत में बेटी का ब्याह कैसे करूं। बेटी अमीर की हो या गरीब की, सबका विवाह हो ही जाता है। तो आप फिक्र ना करो, हमारे महाराज अजीत बड़े ही दयालु है। विद्वानों का वो बड़ा ही आदर करते हैं। आप उनके पास जाकर मदद क्यों नहीं मांगते? अरे नहीं सुमित्रा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस तरह भीख मांगने नहीं जाऊंगा। इससे आप भीख मांगना क्यों कहते हो जी? राजा का काम है देना और ब्राह्मण का काम है लेना। अब एक अच्छे काम के लिए मांगने में कैसी संकोच की बात है? ठीक है सुमित्रा, तुम कहती हो तो मैं महाराज के पास जाऊंगा। परंतु महाराज के विचित्र आदत के बारे में तो तुम जानती ही हो। वह उसी की सहायता करते हैं जो उनके द्वारा ली गई बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। हाँ क्यों नहीं, ये तो सारा राज्य जानता है जी। और यही तो दिक्कत है, महाराज मेरी भी परीक्षा लेंगे। यदि मैं असफल रहा तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। आप हार के विषय में क्यों सोचते हो जी? माँ सरस्वती से अपनी जीत की कामना करें और वहाँ पर जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होकर ही लौटेंगे। और मेरी मानिए तो अपने दोनों पुत्रों को भी अपने साथ लेकर जाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण राजा के पास जाने के लिए राजी हो जाता है। वो अपने दोनों पुत्रों के साथ राजमहल की तरफ चला गया। वो मन में सोच रहा था, अरे आज तक मैंने किसी से एक भी पैसे की सहायता नहीं मांगी। आज मुझे किसी से मांगते हुए बड़ा ही विचित्र लग रहा है। और ना जाने राजा मुझसे क्या पूछ ले। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो। जल्दी वो राजमहल में पहुंच गया। मंत्री उसे रोक देते हैं। रुको, किससे मिलना है? महाराज से मिलना है। रुको, महाराज से पूछ कर आता हूँ। मंत्री महाराज के पास जाता है और जाकर राजा को संदेश देता है। महाराज की जय हो। महाराज, राजमहल के द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण अपने 2 पुत्रों के साथ खड़ा है। वह आपसे मिलना चाहता है महाराज। अच्छा, ऐसी बात है तो जाओ ब्राह्मण को भेजो। जी महाराज। मंत्री रामदास से जाकर कहता है, जाओ महाराज बुला रहे हैं। ब्राह्मण अपने दोनों बेटों के साथ राजा के सामने उपस्थित हुआ। ब्राह्मण देवता कहिए और आज्ञा कीजिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? महाराज, मेरी पुत्री के विवाह की तिथि नजदीक आ गई है।
घर में दरिद्रता का वास है, इसलिए आपके पास सहायता मांगने आया हूं महाराज। ठीक है, सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। ब्राह्मण देवता आपकी सहायता नहीं करेंगे तो भला किसकी करेंगे, पर इसके लिए आपको बुद्धि की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जी बिल्कुल महाराज, इसके लिए मैं और मेरे दोनों पुत्र तैयार हैं। कहिए महाराज। ठीक है, आप बड़े हैं इसलिए सबसे पहले आपकी परीक्षा लेता हूं। ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें अधूरी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुमको सही ढंग से पूरा करना होगा। जी, आप कहानी सुनाइए महाराज। तो सुनिए ब्राह्मण देवता, एक रणवीर राजा था। एक रात वो अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था। तभी उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, कुछ समय पहले दक्षिण दिशा की ओर से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी। जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिरकार वो पक्षी कौन है। सेवक महल से बाहर आया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वो मन ही मन में सोच रहा था, महाराज भी बड़े अजीब हैं। इतनी रात को मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आखिरकार उन्होंने कौन पक्षी की आवाज सुनी थी। क्या ही बोलूं। तभी सेवक को किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। वो ये आवाज सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वो झाड़ियों के समीप पहुंचा जहां से वो आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि एक निहत व्यक्ति को 3-4 आदमी मार रहे थे और वो स्त्री खड़े हुए रो रही थी। सेवक ने उस आदमी को बचाने के लिए बाकी तीनों लोगों को ललकार कर कहा, ठहरो दोस्तों, अभी बताता हूँ। सेवक उन बाकी 3 लोगों से भिड़ गया और उनके एक साथी को मार डाला। अपने साथी की यह हालत देखकर बाकी लोग भाग खड़े हुए। अरे ये लोग आदमी को मार क्यों रहे हैं? भैया, हम परदेसी हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। अगर तुम ना आते तो ये लोग तो हमें मार ही डालते। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हाँ ठीक है, चिंता मत करो बहन, ईश्वर जो भी करता है ठीक ही करता है। मैं किसी और काम से निकला था, लेकिन खैर चलो, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूँ, चलो। फिर सेवक उन दोनों को एक धर्मशाला में ले गया और वहां उनके रहने का उचित प्रबंध कर दिया। जब वो सेवक महल वापस पहुंचा तो राजा ने पूछा, कुछ पता लगा कौन सा पक्षी था वो? नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, महल से निकलते ही मुझे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद सैनिक ने सारी बात राजा को बता दी। बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने कहा, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा नहीं करके आए और दूसरे कामों में लग गए। हम तुम्हें कारागार में डालते हैं, ले जाओ इसे। राजा के आदेश पर सैनिक को कारागार में डाल दिया गया। उससे अगली रात को राजा को फिर से उसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। आज राजा स्वयं उस पक्षी के खोज में निकल पड़ा। वो उस दिशा में अभी कुछ दूर ही गया था कि तभी उसके पीछे कुछ लोगों का ग्रह प्रतीत हो रहा है। वो कुछ नजदीक और गया और उन लोगों के बात सुनने लगा। वहां पर 2 आदमी मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, जैसे भी हो हमें महल के गुप्त ठिकानों का पता लगाना है।
ताकि विजयनगर के राजा को बताकर उनसे उचित इनाम प्राप्त कर सकें। हाँ भाई, ये तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हम दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर राजा को ये समझते हुए देर न लगी कि वो दोनों शत्रु विजयनगर के जासूस थे। राजा ने सोचा, ये तो शत्रु विजयनगर के जासूस हैं और हमारे महल में घुसने की योजना बना रहे हैं। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये सोचकर राजा अपने तलवार लेकर उन दोनों पर टूट पड़ा। और उन लोगों का वध कर दिया। इसके बाद राजा अपने महल में गया और उसने उसी वक्त अपने सेवक को कारागार से बाहर निकाला और कहा, हम तुम्हें मुक्त करते हैं, तुम निर्दोष हो। ब्राह्मण देवता, कहानी के अनुसार जब राजा सेवक को एक बार दंड दे चुका था, फिर उसने उसे मुक्त क्यों किया, बता सकते हो? अभी बताता हूं महाराज, तो आप मेरी बात सुनिए। राजा ने सेवक को मुक्त करते हुए उससे ये कहा था, सेवक तुम निर्दोष हो, उस पक्षी का पता लगाना हम स्वयं ही गए थे। शत्रु देश के गुप्तचरों का भांडाफोड़ कर दिया, मगर हम परिंदे की जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। हमें समय और परिस्थितियों को देखकर ही चलना पड़ता है। वही तुमने भी किया, इसलिए जाओ, तुम निर्दोष हो। बिल्कुल सही उत्तर ब्राह्मण देवता, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बेटा विजय, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूं, मेरी परीक्षा ले लीजिए। तो सुनो, खेड़ा गांव का मुखिया जुगवीर बहुत ही बुद्धिमान था। वह रोज गांव वालों से नए और अनोखे प्रश्न पूछा करता था। उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम बिरजू था, वो उसके हर प्रश्न का बड़ी ही सूझबूझ से उत्तर देता था। एक दिन मुखिया ने बिरजू से पूछा, अरे ओ बिरजू, क्या तुम कोई ऐसे दो व्यक्तियों को ला सकते हो जिनमें से एक ने कभी सच ना बोला हो और दूसरे ने झूठ? बिल्कुल मुखिया जी, ऐसे आदमियों को मैं ला सकता हूं। आप बस मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं लेकर आता हूं। ठीक है बिरजू, जाओ, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं, जाओ। अगले दिन बिरजू मुखिया के सामने उपस्थित हुआ। बिरजू, क्या तुम उन लोगों को ले आए? जी मुखिया जी। लेकिन बिरजू, तुम्हारे साथ तो एक ही आदमी दिखाई दे रहा है, दूसरा कहां है? क्षमा कीजिए मुखिया जी, आपके प्रश्न के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के गुण इसी आदमी में मौजूद हैं। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए बिरजू? इतनी कहानी कहकर राजा अजीत ने कहा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि बिरजू अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ था? महाराज, बिरजू ने मुखिया से सही कहा था। उसने मुखिया को बताया कि मुखिया जी, इस आदमी ने आज तक ना तो झूठ बोला है और ना ही सच बोला है, क्योंकि ये जन्म से ही गूंगा है। बढ़िया युवक, जिस बुद्धिमानी से तुमने कहानी पूरी की, उससे हम बहुत खुश हुए। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अब राजा अजीत ने दूसरे पुत्र से पूछा, अब युवक अजय, क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? हाँ जी महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप प्रश्न पूछिए। सुनो, तुम्हें उस समय की कथा सुनाता हूं जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मानव नए नए आविष्कारों से अपनी सुख समृद्धि में वृद्धि करता चला आ रहा था। उस काल में एक जुलाहा रहता था जिसका नाम बीरम था। बीरम के दो पुत्र थे, सूरज और चंद्र। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था।
इसलिए पुत्रों की देखभाल उसे ही करनी पड़ती थी। उसके पुत्र बड़े ही नटखट थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों पुत्र बड़े हो गए। वीरम अक्सर ये बात सोचता था, काश इस घर को संभालने के लिए कोई स्त्री होती तो कितना अच्छा होता। वह पूरा पूरा घर साथ सवार कर रखती। मैं कितना अभागा हूं भगवान। वीरम भाई, सुना है तुम्हारे पुत्र जो हैं वो विवाह के योग्य हैं। आपने ठीक ही सुना है शंकर भाई, ये मेरे दोनों पुत्र सूरज और चंद्र हैं। वीरम भाई, फुलवा और चमेली नाम की मेरी विवाह योग्य 2 पुत्रियां हैं, आप स्वीकार कर लें। अरे नेकी और पूछ पूछ, मुझे रिश्ता स्वीकार है। इस तरह से बीरम के दोनों बेटों की शादी हो गई। दोनों नई बहुएं आईं और उन्हें अस्त व्यस्त पड़े हुए घर को पूरा संवार दिया। मैं तो यही चाहता था, मेरे घर को कोई संवार दे और उसे रहने लायक बनाए। आज मेरे मन की सारी मुराद पूरी हो गई। इस प्रकार खुशियों से भरा हुआ 1 वर्ष बीत गया और दोनों पुत्रवधू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, हमें अपने माता पिता से मिले हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया है। हम 1 महीने के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। नहीं नहीं बहुओं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे तुम्हारे आने से यह घर बस गया, तुम ही चली जाओगी तो ये फिर से उजड़ जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुएं अबाक रह गई। कुछ दिन बीते तो दोनों बहुएं आपस में फिर से एक बार सलाह करने लगी। एक ने दूसरी से कहा, फुलवा बहन, हमें ससुर जी से पुनः माता पिता के पास जाने के लिए आज्ञा मांगनी चाहिए। कुछ दिन पहले हमने इजाजत मांगी तो थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था। उनके ससुर उन दोनों की ये बातें सुन रहे थे। उसने मन ही मन में सोचा, मुझे दोनों बहुओं को जाने से रोकना चाहिए। मैं उन्हें कुछ अद्भुत और असंभव उपहार लाने को कहूंगा। वो नहीं ला सकेंगे और फिर वो अपने माता पिता के पास नहीं जाएंगे। उसने दोनों बहुओं को बुलाया और बोला, तुम दोनों अपने मायके जा सकती हो। क्या सच पिताजी? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये है, फुलवा बहू तुम्हें अपने मायके से कागज में आग और चमेली तुम्हें कागज में हवा लानी होगी। अच्छा पिताजी। मायके जाने की खुशी के कारण दोनों बहुओं ने उपहार के विचित्र और मुश्किल पर ध्यान ही नहीं दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम दोनों ये उपहार नहीं लाई तो इस घर की ओर कभी भी पलट कर नहीं देखना। दोनों बहुएं उसी दिन मायके चली गई और बीरम एक बार फिर से उदास रहने लगा। वो सोचता था, क्या ये बहुएं विचित्र उपहार ला सकेंगी? यदि नहीं लाई तो वो घर में नहीं आएंगी और ये घर एक बार पुनः उजड़ जाएगा। दोनों बहुएं मायके में पहुंची, जहां पर उनका बहुत स्वागत किया गया। मायके में 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। तब फुलवा ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम ससुर जी से 1 महीने की अनुमति लेकर आए थे। अब हमारे वापस लौटने का समय हो गया है, परंतु एक समस्या है। मुझे तो ससुराल एक कागज में आग लेकर जानी है। माँ, ये क्या कह रही है तू भला? कोई कागज में आग ले जा सकता है? कागज जल नहीं जाएगा। अरे माँ, मुझे तो कागज में हवा लेकर जाना है। ये क्या अंत संत बक रही हो तुम दोनों? हम ठीक कह रहे हैं माँ, ये उपहार लेकर ही हम ससुराल में प्रवेश कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। ओह, ऐसी बात है। उस समय तो हमने उपहार के विचित्र पर ध्यान ही नहीं दिया माँ, पर अब महसूस हो रहा है कि बिना सोचे समझे हमें ससुर जी को हाँ नहीं कहना चाहिए था। तुम दोनों ने तो मुझे धन संकट में डाल दिया है। ऐसा कागज कहाँ मिलेगा? हाँ,
कुछ भी करो माँ, पर हमारी समस्या का हल करो। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें मत प्रधान के पास लेकर चलती हूँ। वो बड़ा ही बुद्धिमान आदमी है, अवश्य ही हमारी समस्या का हल वो निकाल ही लेंगे। वे सभी मत प्रधान के पास पहुँचे। प्रधान जी, तुम बस्ती के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, मेरी बेटियों की समस्या तुम ही हल कर सकते हो। फिर दोनों बहुओं ने अपनी पूरी समस्या मत प्रधान को बता दी। प्रधान ने ये सुनकर कहा, चिंता मत करो बिटिया, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान चाहे और ना कर सके। तो जल्दी से समस्याओं को हल कर दीजिए प्रधान जी, हम पर आपका ये बहुत ही उपकार रहेगा। तब महाराज अजीत ने कहानी को आगे कहते हुए कहा, तो क्या तुम बता सकते हो कि प्रधान ने समस्या का समाधान कैसे किया होगा? तो सुनिए महाराज, प्रधान अपने घर के अंदर गया और कुछ ही देर में अपने हाथ में एक पंखा लेकर आया जो कागज की बनी हुई थी और बोला, लो चमेली, इस पंखे को ले लो, इसे हिलाने से हवा आएगी। इस प्रकार से कागज से तुम अपने ससुर के लिए हवा ले जा सकती हो। चमेली ने कर देखा, वो सोचने लगी, सचमुच इस कागज में तो बड़ी ही ठंडी हवा भरी है। अभी तुम लोग यहीं रुको, मैं तुम्हारी दूसरी समस्या का हल ले आता हूँ। मत प्रधान फिर से अपने घर के अंदर गया और अपने काम में जुट गया। जल्दी ही वो फिर से वापस आया और बोला, लो बेटी, कागज के इन कंडी को ले जाओ, तुम आग को ले जा सकती हो। सचमुच आप बड़े ही बुद्धिमान हैं, आपने हमारी समस्या चुटकियों में हल कर दी। दोनों बहनें कागज का बना हुआ पंखा और कागज का बना हुआ कटहल लेकर अपने ससुराल में आ पहुंचे और उनके आते ही उनके ससुर ने पूछा, हाँ पिताजी, ये कागज का कंदल है, दिन के समय हम द्वार पर लटका देंगे जिससे घर की शोभा बढ़ेगी और रात को इसमें दीपक जलाने से ये प्रकाश लाएगी। तब चमेली ने कागज का पंखा दिया और कहा, पिताजी, इसे आप अपने चेहरे के पास हिला कर देखो। इससे तो बहुत ही अच्छी हवा आ रही है बहू। यह पंखा केवल हमारे परिवार को ही सुख नहीं देगा, बल्कि दुनिया भर में प्रचलित होकर लोगों को सुख देगा। बेटियों, तुम बहुत ही मूल्यवान उपहार लाई हो, पर तुम दोनों इन उपहार से भी ज्यादा मूल्यवान हो। मैं तुमसे बहुत ही खुश हुआ और जब चाहे तुम अपने मायके जा सकती हो। इतनी कहानी कहकर अजय चुप हो गया। तब महाराज ने कहा, युवक, तुमने बड़ी ही उत्तम ढंग से कहानी पूरी की कि तुम भी हमारी कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरे। ब्राह्मण देवता, तुम और तुम्हारे पुत्र दोनों ही अत्यंत विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं। तुम्हारी बेटी का विवाह खूब धूमधाम से किया जाएगा, परंतु मेरी एक शर्त है। अब क्या अभी भी कोई शर्त बाकी है महाराज? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे बेटों के साथ करना चाहता हूँ, यानी तुम्हें समधी बनाना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमने बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया है ब्राह्मण देवता। जब रानी को इस निर्णय के बारे में पता लगा, तब उसने महाराज से कहा, यह आपने क्या किया महाराज? राज्य के साधारण युवकों के साथ राजकुमारी का विवाह निश्चित कर दिया। महारानी, अजय और विजय निर्धन परिवार से हैं, परंतु वह साधारण नहीं है, वह बहुमूल्य नगीने हैं। बुद्धिमानी के मामले में वो बिल्कुल भी कम नहीं है। वह निश्चय ही हमारी बेटियों के पति बनने योग्य हैं। इसके बाद राजा अजीत ने रामदास की बेटी सीता का विवाह बड़े ही धूमधाम से राजमहल में ही करवाया और फिर अपनी बेटियों का विवाह ब्राह्मण के दोनों बेटे अजय और विजय के साथ करवा दिया।